दोस्तों, भले ही सच कठिन होता है, लेकिन हकीकत को कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। कुछ घटनाएं भले ही लोगों को ये मनगढ़ंत कहानी लगे, लेकिन असलियत तो असलियत ही होती है। दोस्तों, इस कहानी को और भी करीब से जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले सीकर में रहता हूं, जहां मेरा गांव लक्ष्मणगढ़ के नाम से विख्यात है। इस घटना को बीते आज 43 साल बीत चुके हैं। हालांकि इस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन ये कहानी मुझे मेरे दादाजी और मेरे मम्मी पापा ने बताई थी, जो काफी सालों पहले हुई थी। इस वक्त तो हम लोग कहीं दूर खेतों में जाकर बसे हैं, लेकिन ये घटना उस वक्त की है जब मेरे पापा अपने पापा यानी कि मेरे दादाजी के साथ गांव की एक बड़ी पुरानी हवेली में निवास करते थे। पता नहीं उस हवेली के अंदर कभी कभी किन किन घटनाओं से सामना करना पड़ता था। जब भी मेरे पापा उस हवेली के अंदर मौजूद होते तो उन्हें अजीब आवाजों से सामना करना पड़ता। ऐसे एक दिन मेरे पापा जब उस हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में मौजूद थे तो उन्हें अचानक ही ऐसा लगा कि बाहर किसी चीज के खटखटाने की आवाज उन्हें सुनाई दी हो। हालांकि ये सिलसिला यहीं पर समाप्त नहीं हुआ था। जब मेरे पापा ऊपर के कमरे से बाहर निकले तो बाहर का माहौल एकदम शांत था। मौसम भी ठीक ठाक नजर आ रहा था। सब कुछ एकदम सामान्य चल ही रहा था कि अचानक से मेरे पापा के पैर में एक पत्थर चुभ गया, जिस कारण खून की कुछ बूंदें छत के ऊपर गिरने लगी। उसके बाद जो हुआ, मेरे पापा के साथ साथ सब लोगों के समझ से बाहर था। दरअसल मेरे पापा के पैर से जो खून निकला था, वो खून अचानक ही छत के ऊपर से गायब होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उनके आसपास कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उस खून को वहां से गायब कर रही है। उस वक्त मेरे पापा पहली बार इस तरीके की अजीब घटना से सामना कर रहे थे, जिस कारण उन्हें बड़ा ही अजीब लग रहा था। और साथ ही पापा को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई उनके आसपास अपने कदम पटक रहा हो, मगर वो कौन था, इस बात से अनजान मेरे पापा जल्दी से भागते छत से नीचे उतर गए। कहते हैं जब इंसान के मन में खौफ की कोई जगह बसती है तो उसे अपने परिवार वालों की ही असल में सेफ्टी लगती है। पापा जल्दी से मेरे दादाजी के पास पहुंच गए और दादाजी को पूरी बात बताई। और जब उन्होंने अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाया तो पापा बहुत चक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पैर के ऊपर कोई चोट मौजूद ही नहीं थी। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? कुछ देर पहले ही उनके पैर के ऊपर एक भारी चोट आई थी। यह एक छोटा सा हादसा कहीं ना कहीं पापा के मन में भय की एक नई दशा पैदा कर रहा था। ये पहली बार था जब पापा के परिवार में किसी के साथ इस तरीके की घटना घटी थी। खैर वो रात तो बीत गई, लेकिन जैसे सुबह हुई तो मेरी ताई का कहना था कि उन्हें रात में लोहे की बनी टीन के नीचे ऐसा लग रहा था मानो उनके ऊपर जोरों की बारिश हो रही हो। लेकिन जब वो इस मौसम की असलियत को देखने के खातिर उस टीन के नीचे से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि वहां पर बारिश तो दूर की बात थी, चारों ओर हवा तक मौजूद नहीं थी। खैर एक ही रात ने हमारे परिवार को हिलासा दिया था और ये संकेत बता रहे थे कि इस बड़ी सी हवेली के अंदर कुछ तो ऐसा है जो जमीन से लेकर छत तक अपना कहर ढाता है। लेकिन वो क्या था, ये तो कोई भी नहीं जानता था, मगर मेरे एक ताऊजी जिनका नाम हरफूल था, उन्हें घर वालों के इस बात पर कहां पर विश्वास होने वाला था, क्योंकि उन्हें इन चीजों पर कुछ खास यकीन नहीं था। मगर पापा पूरी तरह से इस बात से सहमत थे कि हो ना हो कुछ तो इस हवेली में दाखिल हुआ है जो काफी अलग और अजीब है। तो उन्होंने एक रात अकेले ही उस ऊपर वाले कमरे में सोने का वादा किया। दोस्तों, ये उस रात की बात है जब मेरे ताऊजी अकेले ही घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में सोने वाले थे। और अपने वादे के अनुसार मेरे ताऊजी शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास खाना वाना खाने के बाद ऊपर वाले कमरे की तरफ लौट गए। लगभग 2 घंटे तक सब कुछ सही रहा, लेकिन जैसे ही रात के तकरीबन 8:30 बजने को आए तो उन्होंने टॉयलेट करने के लिए उस कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन उसकी भरपूर कोशिश के बावजूद भी उस कमरे का लॉक नहीं खुल पाया। फिर वो थक हार कर वापस अपने बेड पर आकर बैठ गए और तभी उस कमरे का लॉक अपने आप ही नीचे की तरफ खिसक गया और वो आराम से खुल गया। ये पहली हरकत थी जो मेरे ताऊजी को काफी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और जैसे उन्होंने अपना हाथ दरवाजे को खोलने की कोशिश में आगे बढ़ाया तो उस कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप ही खुल गया। और इस तरीके का नजारा देखने के बाद मेरे ताऊजी का शरीर अचानक ही जोरों से कांपने लगा
उसके बाद मेरे ताऊजी को किसी के जूते पटकने की आवाज़ सुनाई दी और जब उन्होंने बाहर की गली में एक दृश्य देखा तो उन्होंने पाया कि लंबे लंबे जूते पहने और सर पर पगड़ी बांधे हुए एक आदमी उनके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मेरे ताऊजी को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले भी इस आदमी को कहीं पर देखा है। इससे पहले कि वो आदमी उनके और करीब पहुंच पाता कि अचानक ही मेरे दादाजी वहां पर दाखिल हो गए और उसके बाद वहां का माहौल एक बार फिर नॉर्मल हो गया। सभी के साथ कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती थी, लेकिन मेरे दादाजी ही अकेले एक ऐसे शख्स थे जिनके साथ ऐसी घटनाएं अमूमन ना के बराबर होती थी। मेरे ताऊजी जल्दी से दादाजी के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताने लगे, लेकिन तब तक ताऊजी को जोर से चक्कर आने लगा और फिर चक्कर आने की वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उसके बाद जब उन्हें होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी और सुबह के वक्त उन्होंने सारे घर वालों को अपने बगल में बैठाकर उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। लेकिन आज पता नहीं मेरे ताऊजी को ऐसा क्या फील हो रहा था कि उनका सर जोरों से दर्द कर रहा था। उनके पूरे बदन में एक अजीब सी कपकपी छोड़ चुकी थी। उन्हें अपने शरीर में एक जोरों की कमजोरी महसूस हो रही थी और साथ ही बेचैनी का एक जरिया भी उन्हें अपने शरीर में महसूस हो रहा था। ताऊजी को मेडिकल की दवाइयां दी गई, लेकिन यह हरकत मेडिकल दवाइयों से कहाँ ठीक होने वाली थी। वक्त बीतने के साथ ही सब कुछ एक बार फिर नॉर्मल होने लगा, लेकिन ये घटनाएं स्थिर नहीं हुई। तभी मेरी ताई के साथ कुछ ऐसी घटनाएं अंजाम देने लगी जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। एक बार की बात है जब इस घटना को बीते 15 दिन हो गए थे और लगभग 15 दिन बीतने के बाद जब मेरे ताऊजी एक बार फिर धीरे धीरे ठीक होने लगे तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा था। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते। उनके द्वारा की गई हरकतें काफ़ी बेहूदी लगती थी। पता नहीं उनके अंदर अचानक एक ऐसा कौन सा हार्मोन पैदा हो गया कि वो बच्चों की तरह अपने आप ही डांस करने लगते। ये तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे शराब पीना भी शुरू कर दिया और साथ ही वो शराब के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते। फिर अचानक से ताऊजी के अंदर आने वाला ये बदलाव मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि एक दिन मेरे ताऊजी मेरे ताई जी की सोने की चैन को लेकर बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार गांव से काफ़ी कम दूरी पर था, जिस वजह से मेरे घर वालों को ये डर भी सता रहा था कि कहीं हमारे ताऊजी उस सोने की चैन को कहीं बेच ना दे। उसी वक्त मेरे पापा ने अपने ट्रैक्टर से हमारे ताऊजी का पीछा करना शुरू कर दिया और जब तक पापा पहुंच पाते तो तब तक ताऊजी वापस घर पहुंच चुके थे। सब लोगों को इस बात की काफ़ी हैरानी हुई कि मेरे ताऊजी सिर्फ कुछ ही पलों में वापस घर कैसे पहुंचे। ये तो कुछ भी नहीं था। अब आगे होने वाले हादसे इससे भी भयानक और डरावने होने वाले थे। कुछ पल बीते ही थे कि मेरे ताऊजी को खाना पकड़ाया गया। उस वक्त ताऊजी को काफ़ी जोर से भूख लगी थी तो उन्होंने अपनी बेहूदी हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे उनको खाने की एक प्लेट पकड़ाई गई तो उनके अगल बगल में तकरीबन 7 बिल्लियां एक साथ खाना खाने लगे। इस बार का दृश्य हमारे लिए इतना घातक था कि मेरे पापा के साथ साथ दादाजी भी पूरे तरीके से हैरान थे। आज वो एक ऐसा नज़ारा देख रहे थे जिसके बारे में सोचना तक आसान नहीं था। कुछ पल और बीतने के बाद जब ताऊजी की प्लेट से वो खाना खत्म हो गया तो फिर उनकी प्लेट के अंदर पता नहीं कहां से लेकिन बकरी का मांस टपक गया। उस समय जाट परिवार के अंदर इन चीज़ों से सख्त नफरत की जाती थी, जिस कारण सारे घर वालों ने हमारे ताऊजी के ऊपर अपना गुस्सा जताना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक रहस्य की बात यह भी थी कि उन्होंने प्लेट को छुआ तक नहीं था। फिर उनके अंदर वो मांस कहां से आया? यही सब सोचते हुए सारे घर वाले आपस में बातचीत करने लगे। पापा के सारे घर वालों को इस बात का यकीन हो चुका था कि हमारे घर के अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद है जो ताऊजी को पूरी तरह बदनाम करने में कायम है। लेकिन वो लोग इस शक्ति का पीछा कैसे करें और इसके बारे में कहां से जानें? सभी इस बात से अनजान थे। लेकिन इन सभी को ये बात अच्छी तरह मालूम पड़ चुकी थी कि हमारे घर में कोई ऐसी ताकत मंडरा रही है जो सालों से हमारे घर के एक एक कोने को अच्छी तरह जानती है। और इस बात का पता आज पूरी तरीके से लगने वाला था। रात के तकरीबन 7:30 बज रहे थे और उस वक्त मेरे पापा जब दादाजी के पास पहुंचते हुए घर में हो रही इन घटनाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे, तभी मेरे दादाजी थोड़े जोश में आते हुए बोले, अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दें। आज मैं खुद इस हवेली के अंदर अकेला रहूंगा।
बाकी सभी लोग खेत में चले जाएंगे। दादाजी की बातें सच में बहुत कठिन थी, लेकिन दादाजी के घर में वही होता था जो दादाजी चाहते थे। सभी लोग खेत में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरे पापा दादाजी को अकेला छोड़ने में बिल्कुल राजी नहीं थे। तो उन्होंने खेत में जाने से साफ इनकार कर दिया। उनका मत था कि वो दादाजी के साथ इसी हवेली में रुकेंगे और देखना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस हवेली में जो हर इंसान इस हवेली से सिर्फ 3 महीने में डर की आंधी में बहने लगता है और साथ ही सभी के दिलों में भय के दस्तक देना शुरू कर देता है। लेकिन दादाजी तो यही चाहते थे कि वो अकेले इस हवेली में रुककर सभी लोगों को ये बता दे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। परिवार के अधिकतर लोग अब खेत में जा चुके थे, लेकिन मेरे पापा अभी भी हवेली के बाहर बने एक चबूतरे पर बैठे हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे कि कब दादाजी हवेली से बाहर निकले और उन्हें घर के अंदर आने का इशारा करें। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अब नींद की वजह से पापा की आंखें भी झपकने लगी थी। तभी पापा दीवार के ऊपर से कूदते हुए हवेली के अंदर पहुंच गए तो एक पल के लिए उनका पूरा शरीर भय और खौफ के मारे थर-थर कांप उठा। दरअसल उन्होंने देखा कि 27 साल पुरानी एक मजबूत कड़ी के ऊपर फांसी खाकर कोई लटका हुआ था। उस वक्त मेरे पापा को यही लगा कि शायद दादाजी अब मौत के घाट उतर चुके हैं। पापा जल्दी से भागते हुए उस फांसी के फंदे के पास पहुंचे तो अचानक ही उस कड़ी के ऊपर लटके इंसान ने अपनी आंखें खोली तो पापा ने देखा कि असल में बड़े दादाजी नहीं बल्कि कोई और ही था। लेकिन उस इंसान को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने पहले भी इन्हें कहीं देखा है। अपने कदमों में 2 लंबे लंबे जूते पहने और सर पर पगड़ी बांधे इस इंसान को पापा ने कहीं तो देखा था। लेकिन इस वक्त जरूरी ये था कि पापा यहाँ से बचकर निकल सके और उसी वक्त मेरे पापा जल्दी से भागते दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। तब उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास भी उन्हें एक और औरत खड़ी दिखाई दे रही थी और उस वक्त घर में सिर्फ एक लाइट चल रही थी। तो उस औरत का पूरा शरीर पापा को अपनी आंखों के सामने साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस औरत के दांत उसके घूंघट से साफ साफ झलक रहे थे और उस वक्त पापा को इस समझते ज्यादा समय नहीं लगा कि इस समय वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं। उन्हें किसी भी तरह इस हवेली से बाहर निकलना होगा। लेकिन दूसरी तरफ पापा को दादाजी की चिंता भी सता रही थी, जिस कारण वो सबसे पहले ऊपर के हिस्से में पहुंचे और फिर दादाजी की तलाश करने लगे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि काफी जगह ढूंढने के बाद भी दादाजी का कोई अता पता नहीं था। बाद में जब मेरे पापा एक बार फिर नीचे वाली मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दादाजी एक बुरी अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। तभी पापा ने किसी तरह उनको हिलाया डुलाया और बाद में मेरे दादाजी ने बताया कि जिस शख्स के अंदर घर की वो आत्मा मौजूद है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ताऊजी ही थे, जो अभी भी ऊपर वाले कमरे में मौजूद हैं। मगर अब पापा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस कमरे में जा सकें। तभी मेरे पापा दादाजी को लेकर तत्कालिक दीवार के ऊपर से छलांग मारते हुए उस खौफनाक हवेली से बाहर निकल गए। उस रात का ये हादसा अब तक का सबसे डरावना और भयानक हादसा था, जिस कारण मेरे पापा और दादाजी वहीं पर रहने वाले बाबा जी के पास चले गए और उस बाबा जी का नाम वहाँ चारों तरफ सबसे ज्यादा विख्यात माना जाता था। जिसे भी भूत प्रेत की समस्या पेश आती तो वो महाराज सभी लोगों की इन कठिनाइयों को वो अच्छे से दूर कर देते थे। और फिर जब मेरे दादाजी ने अपनी आप बीते उन बाबा को बताई तो उन्होंने बताया कि ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि मेरे दादाजी के चाचा की है, जो इस हवेली पर कब्जा जमाना चाहती है। क्योंकि पिछली अमावस्या की रात को ही किसी गलत साई ने उनकी आत्मा को एक बार फिर इस घर के ऊपर मंडराने का मौका दिया है और अब वो आत्मा इस हवेली को अपना बनाना चाहती है। और बाद में मेरे पापा और दादाजी ने उस हवेली के अंदर एक हवन करवाया और साथ ही ताऊजी के शरीर पर मौजूद उस आत्मा को मुक्त करवाया। आज इस घटना को बीते काफी साल घट चुके हैं। आज भी हम लोग उस हवेली के अंदर निवास करते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, जिसे मेरे पापा के साथ साथ मेरे सारे घर वाले भी इस बात को सही साबित करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस क़यामत की आंधी को अपनी आंखों से देखा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।